सुनिए जी, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और इस बार तो ठंड के साथ साथ बारिश भी बहुत हो रही है और घर की हालत तो आप जानते ही हैं। पूरी छत टूटी हुई है जिससे पानी सीधा अंदर गिरता है। हाँ भाग्यवान, इस बार की ठंड तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो रही है और गांव की चौपाल पर भी यही चर्चा हो रही थी कि इस बार ठंड के साथ साथ बारिश भी बहुत होने वाली है। इजी ऐसा हुआ तो हमारा क्या होगा? हमारा तो ठिकाना भी यही टूटा हुआ घर ही है। अगर इस ठंड में बारिश हुई तो हम तो मर ही जाएंगे। आप जल्दी से कुछ इंतजाम कीजिए ना। हाँ ममता, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। मालिक से मदद मांग के देखता हूँ। अगर वो कुछ मदद कर देंगे तो मैं घर की मरम्मत करवा दूंगा। अगली सुबह राजू मालिक के घर की तरफ चल देता है। राजू का मालिक स्वभाव से बहुत कठोर और घमंडी था। वह अलाव के पास खड़ा हुआ अपने नौकरों पर चिल्ला चिल्ला कर काम करवा रहा था। राजू अपने मालिक के पास जाकर बोलता है, मालिक, ठंडी का मौसम आ चुका है और कल तो ठंड के साथ साथ बारिश भी हो रही थी। मेरे घर की हालत तो आप जानते ही हैं। छत पूरी टूटी हुई है और बारिश का पानी सीधा अंदर आता है। अगर मैंने जल्दी से उसे ठीक नहीं करवाया तो ठंड में हम लोग कहाँ जाएंगे? मैं और मेरी पत्नी तो कैसे भी करके सह लेंगे, लेकिन मेरा एक छोटा सा बेटा है, वो इस ठंड और बारिश को नहीं सह पाएगा। राजू की बातें सुनकर मालिक बोलता है, अरे भाई राजू, इसमें मैं क्या करूं? तू जीवित रहे या मरे मुझे क्या? अभी तो तूने इतना काम भी नहीं करा जो मैं तुझे पैसे उधार दे सकूं। मालिक, ऐसा मत बोलो, मैं आपके भरोसे ही यहाँ पर मदद के लिए आया हूँ। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे देते तो मैं अपने घर की मरम्मत करवा लेता और फिर दिन रात मेहनत मजदूरी करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, सर्दी की वजह से सारा धंधा चौपट हो गया है। और सुन, कल से तू काम पर मत आना। मुझे तेरे जैसे मजदूर की जरूरत नहीं है। अरे मालिक, मैं तो आखिरी उम्मीद लेकर आपके पास ही आया था, लेकिन आप मेरी मदद करने की जगह मुझसे मेरा रोजगार ही छीन रहे हो। मालिक, ऐसा मत कीजिए, इस ठंड में हम कहाँ ठोकरें खाएंगे। इतनी मिन्नतें और मजबूरी सुनने के बाद भी राजू का घमंडी मालिक राजू की एक नहीं सुनता। राजू बेचारा दुखी मन से वहां से चला जाता है और दिन भर जगह जगह जाकर लोगों को अपनी मजबूरी बताकर उनसे मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। अरे भाई, इतने उदास काहे बैठे हो? अरे भाई, अब तुम्हें क्या बताऊं, सुबह से रात हो गई। ममता को बोलकर आया था कि शाम तक छत का इंतजाम कर दूंगा, लेकिन इंतजाम तो छोड़ो, यहाँ पर मेरी नौकरी भी चली गई और अब खाने तक के पैसे नहीं हैं। अब किस मुंह से घर जाऊंगा? राजू चाय की टपरी पर बैठा ये सब बोल ही रहा होता है कि तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने लगती है। हे भगवान, लगता है बारिश होने वाली है। मुझे जल्दी से घर पहुंचना होगा। राजू जल्दी से अपने घर की ओर दौड़ता है। वह कुछ दूर चला ही था, तभी जोर जोर से बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, हम गरीब की ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? पहले क्या कम परेशानियां थी जो ऊपर से ये बेमौसम बारिश शुरू कर दी। धीरे धीरे बारिश बहुत तेज हो जाती है, जिससे पूरे गांव में पानी ही पानी हो गया था, जिससे राजू का उसमें चल पाना बहुत कठिन हो गया था। राजू एक पेड़ के नीचे रुक जाता है और बारिश रुकने का इंतजार करता है। हे भगवान, एक तो ये ठंड और ऊपर से ये तेज बारिश, मेरी तो हालत खराब होती जा रही है। इतने पानी में चलना भी मुश्किल हो रहा है और घर पर बेचारी ममता इतनी बारिश में कैसे संभाल पा रही होगी। राजू काफी देर तक उस पेड़ के नीचे बारिश रुकने का इंतजार करता है, लेकिन बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। चल राजू, इस बारिश का कोई भरोसा नहीं है, रुके ना रुके, मैं कब तक इस पेड़ के नीचे खड़ा रहूंगा। ये कहकर राजू उस तेज बारिश में ही अपने घर के लिए निकल पड़ता है। जहां तक राजू की नजर जा रही थी, सब तरफ पानी ही पानी था। छोटी छोटी झोपड़ियां तो पानी में ढहकर बह गई थी। ये देखकर राजू को अपने घर की ओर चिंता होने लगी। बेचारा राजू जैसे तैसे घर तो पहुंच जाता है, लेकिन जो वह देखता है उसे देखकर राजू काफी घबरा जाता है, क्योंकि पूरे घर में पानी ही पानी हो रहा था। ममता और मुन्ना, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ, हम दोनों ठीक हैं और देखो, नीचे पूरा पानी भर गया है, इसलिए मैंने मुन्ना को ऊपर बैठा दिया है, लेकिन पानी ऊपर की ओर बढ़ता ही जा रहा है।
हमें जल्दी से पानी बाहर निकालना होगा। फिर वे दोनों बाल्टी भर भर के पानी बाहर निकालने लगते हैं। लेकिन वे जितना पानी बाल्टी भर भर के बाहर कर रहे थे, उतना ही पानी तेज बारिश के कारण अंदर भरते ही जा रहा था। ठंड के कारण उसका बेटा बहुत तेज ठीठरने लगता है। एजी देखिए ना, मुन्ना को बहुत तेज ठंड लग रही है, आप कुछ कीजिए ना। भाग्यवान, अब तो ऊपर वाला ही हमारा कुछ करेगा। वही हमारी परीक्षा ले रहा है और वही हमें इस परीक्षा में पास करेगा। ममता, भगवान पर भरोसा रखो। बेटा मुन्ना, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। राजू अपनी पत्नी और बेटे को दिलासा दिलाता है, और वे बेचारे इस समय कर भी क्या सकते थे। सुबह के 4 बजे तक बारिश यूं ही लगातार पड़ती रहती है। वे बेचारे जैसे तैसे करके उस रात को बिताते हैं। अगली सुबह राजू लकड़ियां और कुछ खाने पीने का इंतजाम करता है, क्योंकि कल रात की बारिश में उनका सारा राशन बह गया था। उन लकड़ियों से ममता उनके लिए खाना बनाती है और फिर सब अलाव के पास बैठकर खाना खाते हैं, जिससे उन्हें ठंड से कुछ राहत मिलती है। जैसे ही शाम होती है, बारिश फिर से शुरू हो जाती है। इसी तरह बारिश का सिलसिला कई दिन तक यूं ही जारी रहता है। रोज रोज राजू और ममता को घर का पानी बाहर निकालना पड़ता। एक दिन राजू के पूरे घर में पानी भर जाता है, जिससे वो सब घर के बाहर खड़े हो जाते हैं। अजी, ऐसा कब तक चलेगा? बारिश की वजह से पूरे घर में पानी भर गया है और पूरा घर खोखला हो चुका है। अब कर भी क्या सकते हैं भाग्यवान, कोई और रास्ता भी तो नहीं है। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी आसमान में बिजली कड़कने के साथ साथ जोर से तूफानी हवाएं चलने लगती हैं और साथ ही तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। देखते ही देखते राजू का सारा घर बारिश में पूरी तरह ढह गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब तो हमारी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। हमारा पूरा घर ही टूट गया। अजी, शुक्र मनाओ कि घर टूटने से पहले हम लोग घर में नहीं थे। सोचो, अगर हम लोग अंदर होते तो क्या होता। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कह रही हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है, कुछ अनहोनी नहीं हुई। पर अब हम ऐसी बारिश में मुन्ना को लेकर कहाँ जाएंगे? इस बारिश में भीगकर तो हम सब बीमार हो जाएंगे। अजी, आज रात तो बस कहीं ठहरने की जगह मिल जाए, बस वही काफ़ी है। वो बिलुआ भैया है ना, आपके भाई, उन्हीं के घर चल के देखते हैं। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। हमें बिलुआ के पास जाकर देखना चाहिए। अगर एक भाई दूसरे भाई के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। वे दोनों अपने बेटे को लेकर बिलुआ के घर की तरफ उस तेज बारिश में चल देते हैं। और घर पहुंचकर बिलुआ के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। अरे भाई, इतनी तेज बारिश में इतनी रात को कौन घर का दरवाजा खटखटा रहा है? अरे बैठे बैठे बातें बना रहे हो, जाकर देखो कौन आया है, तभी तो पता चलेगा ना। भाग्यवान, तुम चुपचाप ब्रेड पकोड़े बनाओ, ज्यादा मत बोलो। अरे राजू, तू इतनी तेज बारिश में और इस समय यहाँ पर क्या करने आया है? सब ठीक तो है ना? अरे बिलुआ भाई, कुछ ठीक नहीं है। इस तेज़ बारिश ने हमसे हमारा घर छीन लिया। पूरा घर बारिश में ढह गया। सड़क पर आ गए हैं हम लोग। अब इस समय बीवी बच्चों को लेकर कहाँ जाता, इसलिए सोचा तुम्हारे पास ही आ जाऊँ। आज रात क्या हम लोग तुम्हारे घर में रुक सकते हैं? देख भाई, मैं तो मना नहीं करता, लेकिन तेरी भाभी कभी नहीं मानेगी। और वैसे भी हमारे घर में इतनी जगह नहीं है कि तुम सब लोग रह सको। बिलुआ, तू कैसी बात कर रहा है? मैंने तेरी हमेशा अच्छे बुरे वक्त में तेरी मदद की है, और आज मुझ पे मुसीबत आई है तो तू मना कर रहा है। ऐसा मत कर भाई, बस एक रात की ही तो बात है। मेरा बेटा इस ठंड और बारिश में बीमार हो जाएगा। मैं सब परेशानी समझता हूँ राजू, पर मैं तुम सबको नहीं रख सकता। अभी तुम कहीं और जाकर देख लो। राजू के कुछ और बोलने से पहले ही बिलुआ ने दरवाजा बंद कर दिया। ये लो तुम्हारे गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े। और कौन था दरवाजे पर? अरे भाग्यवान, वो राजू और उसकी बीवी बच्चे थे। उसका घर टूट गया है, इसलिए यहाँ रुकने के लिए आए थे। मैंने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अरे आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था राजू, तो आपका भाई है ना, और उन्होंने कितनी बार आपकी मदद भी की है। आपने ये ठीक नहीं किया। अब वो बेचारा अपने परिवार को लेकर इस तेज़ बारिश में कहाँ ठोकरें खाता फिरेगा।
अरे मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या, जो किसी को भी अपने घर रख लूं? और कैसा भाई, अब तो उसके पास न ही घर रहा है और न ही कुछ खाने को। अब वो मेरे किस काम का? वो मेरा भाई तब तक था जब तक उस पे पैसे और संपत्ति थी। अब वो सड़क पर आ चुका है। अब मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। भगवान से डरो, कहीं ये कटु वचन तुम पर ही भारी ना पड़ जाए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं होता। अब वो गरीब कहाँ से अमीर हो सकता है? तुम उसकी चिंता मत करो। ये गर्म पकौड़े ठंडे होते जा रहे हैं, जरा इनका भी स्वाद चख लो। इधर बिलुआ बरसात के मजे ले रहा था और उधर राजू का परिवार तेज बारिश में खड़ा भीग रहा था। ए जी, आप तो बिलुआ को मेरा भाई कहते थे, और उसने तो तुम्हें एक रात रुकने तक नहीं दिया। ममता, यही तो बात है, बुरे समय में ही इंसान का पता चलता है। लेकिन बिलुआ से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो मेरा भाई होते हुए भी मुझे ये शीला देगा। वे दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, उसी बीच राजू का बेटा ठंड से बहुत तेज ठीठरने लगता है। ममता उसका सर छू के देखती है। ए जी, मुन्ना को तो बहुत तेज बुखार हो गया है, और देखो ये कितनी तेज ठंड से कांप रहा है। अब हम क्या करें? आप जल्दी से कुछ कीजिए ना। भाग्यवान, हम मुखिया जी के घर चल के देखते हैं। अब सिर्फ एक वही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ, आप ठीक बोल रहे हो। हमें जल्दी से मुखिया जी के घर ही चले जाना चाहिए। वे तीनों बारिश में भीगते भागते जैसे तैसे करके मुखिया के घर पहुंचते हैं। हाँ भाई राजू, बोल, क्या हुआ? इतनी रात को काहे कुंडी बजा रहे हो? मुखिया जी, तेज बारिश से मेरा पूरा घर टूट गया। हम बेघर हो गई हैं। हमारी मदद करो। आप हमें सिर्फ आज की रात अपने घर में ठहरने दें। आपकी भारी मेहरबानी होगी मुखिया जी। क्यों भाई, मैंने तुम लोगों का ठेका ले रखा है क्या? पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं मुंह उठाकर। मुखिया जी, आप तो गांव के करता हैं। अगर आप ही हम जैसे लोगों की मदद नहीं करोगे तो और कौन करेगा? अरे भाई, मुखिया हूँ तो क्या हुआ, अपने घर को धर्मशाला थोड़ी बना लूंगा। अब तू चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना मेरे नौकर तुझे लात मार के बाहर निकालेंगे। मुखिया ने उनकी एक न सुनी और उन्हें अपने नौकरों से धक्के मार के बाहर करवा दिया। रात भर राजू कभी किसी रिश्तेदार का तो कभी किसी दोस्त का दरवाजा खटखटाते रहे, पर किसी ने भी उनकी परेशानी नहीं समझी और उन्हें अपने घर रखने से इनकार करते रहे। थक हार कर वे बेचारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। आज दिखा दिया लोगों ने, कोई किसी का नहीं होता। आप चिंता मत करिए जी, एक दिन हमारे भी जरूर दिन बदलेंगे। आज जिन लोगों ने हमें आंखें दिखाई है ना, एक दिन भगवान उनकी आंखें हमारे सामने जरूर झुकवाएगा। वे ऐसे ही पूरी रात बारिश में भीगते भीगते अपनी किस्मत को कोसते रहे। भाग्यवान, तुम यहीं पेड़ के नीचे मुन्ना के साथ रहना। मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, पर आप जल्दी से लौट आना। शाम होने से पहले राजू अलाव जलाने के लिए कुछ लकड़ियां और खाने पीने का सामान और मुन्ना की दवाइयां लेकर आ जाता है। अब बारिश भी नहीं हो रही थी, इसलिए अब वो सब उस पेड़ के नीचे ही रहने लगे थे। एक दिन राजू का भाई बिलुआ वहां से गुजरता है। अरे रे 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 भाई राजू, ये क्या नौबत आ गई तेरी? इतनी ठंड में एक पेड़ के नीचे रहना पड़ रहा है। थू है तेरी जिंदगी पर। बिलुआ भाई, बस समय समय की बात है। आज तुम्हारे हंसने के दिन है और कल हमारे हंसने के दिन होंगे। ऊपर वाला हमारे भी अच्छे दिन जरूर लाएगा। अरे भाई, सड़क पर आ गए हो लेकिन अकड़ नहीं गई। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ऐसे में ही ठीक हो। बिलुआ उनका मजाक बनाकर वहां से चला जाता है, जिससे राजू और ममता की आंखों में आंसू भर आते हैं। वे दोनों अंदर ही अंदर फूट फूट के रो रहे थे। ममता, तुम बिलुआ की बातों को दिल पर मत लेना। चलो ठीक है भाग्यवान, मैं कोई काम देख के आता हूँ। तुम इतने मुन्ना का और अपना ध्यान रखना। ठीक है, पर आप जल्दी से लौट आना।
राजू काम की तलाश में वहां से चल देता है। वह जगह जगह जाकर लोगों से काम की तलाश करता है, लेकिन राजू की फूटी किस्मत उसे कोई भी काम नहीं मिलता है। काम न मिलने की वजह से राजू निराश होकर घर वापस लौटने लगता है। राजू घर वापस लौट ही रहा था, तभी रास्ते में वह देखता है कि गांव की चौपाल पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। राजू एक आदमी से पता करता है। अरे भाई क्या बात है, यहाँ पर लोगों की इतनी भीड़ कैसे लग रही है? भाई वो राजपुर के अमीर सेठ राजचंद्र है ना, वो ठंड में गरीबों को खाना और कंबल बांट रहे हैं। जाओ भाई जल्दी से तुम भी ले लो। ये सुनकर राजू की जान में जान आ जाती है और वह झट से लाइन में लग जाता है। और सेठ राजचंद्र से खाने का पैकेट और कंबल लेकर राजू फूले नहीं समाया। भगवान आपका भला करेगा सेठ जी, आपने गरीब की मदद की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन राजू की खुशी का ठिकाना नहीं था। राजू मन ही मन बहुत खुश था। राजू कंबल ओढ़ता है तो उसे ठंड से काफ़ी राहत मिल जाती है। वह भगवान का धन्यवाद करते हुए अपने परिवार की ओर चल पड़ता है। इजी आ गए आप। आज आपने इतनी देर कैसे कर दी? और ये नया कंबल कहाँ मिला आपको? अरे भाग्यवान, वो राजपुर के अमीर सेठ राजचंद्र है ना, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। वो ज़रूरतमंदों को खाना और कंबल बांट रहे हैं, मैंने भी वहीं से लिया है। आपने सही किया जी। अब आपको इस ठंड से कुछ तो राहत मिलेगी। राजू और ममता आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उनके पास एक बूढ़ा आदमी आता है और उनसे बोलता है। अरे बेटा, मैं 2 दिन से बहुत भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। दादाजी आप चिंता मत करो, आप यहाँ बैठ जाओ, मैं आपके लिए अभी कुछ खाने को लाता हूँ। राजू को जो भी थोड़ा बहुत खाना सेठ से मिला था, वह अपनी और अपने परिवार की चिंता किए बिना वो सारा खाना उस बूढ़े व्यक्ति को दे देता है। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने इतनी ठंड में भी मुंह बूढ़े गरीब को खाना खिलाया, वरना आज के समय ऐसा कोई नहीं करता है। लेकिन बेटा मुझे ये तो बताओ, तुम इतनी ठंड में यहाँ पेड़ के नीचे क्या कर रहे हो? राजू उस बूढ़े आदमी को अपने साथ जो भी हुआ वो सारी घटना बताता है। अरे बेटा, ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, मुझे माफ करना। मैंने तो तुम्हारी परिस्थिति जाने बिना तुम्हारा सारा खाना भी खा लिया। अब इतनी ठंडी में तुम लोग क्या खाओगे? अरे बाबा कोई बात नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य था, हमने एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाया है, आप चिंता मत कीजिए। हमने इससे भी बुरे दिन काट लिए, अब ये हमारे लिए आम दिन जैसा ही है। अरे बेटा, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा व्यक्ति नहीं देखा। तुमने अपनी और अपने परिवार की चिंता किए बिना मुंह बूढ़े को अपना सारा खाना खिला दिया। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है। इतना बोलकर वह बूढ़ा आदमी अपनी पोटली से एक पुराना सा सिक्का निकालकर राजू को देता है और कहता है, बेटा ये लो, मेरी तरफ से तुम्हें एक छोटी सी भेंट, और इस गरीब का तुम्हें आशीर्वाद है। तुम जिस चीज को भी अपने सच्चे मन से छू लोगे, वह चीज लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। जी, हम इस पुराने सिक्के का क्या करेंगे? इसे तो कोई भी नहीं लेगा। और जो वह बोल रहे थे, मुझे तो लगता नहीं वह सब सच होगा। भाग्यवान, उन बूढ़े दादाजी के पास जो था उन्होंने वही हमें दिया। अब हमें इस सिक्के को ही उनकी भेंट समझ के रख लेना चाहिए, और क्या पता उनकी कहीं बातें भी सच हो जाएं। हमें इस तरह किसी की भी भेंट की बुराई नहीं करनी चाहिए। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक उस सिक्के से चमत्कारी शक्तियां निकलती हैं और वह सिक्का एक बड़े से असली सोने के सिक्के में परिवर्तित हो जाता है। ये जादू देखकर उन सभी के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, अभी तक तो ये एक मामूली सा सिक्का था और अभी ये इतना बड़ा सोने का सिक्का बन चुका है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ ममता, मुझे लगता है वो दादाजी कोई साधारण इंसान नहीं थे, वो भगवान के ही रूप थे। हाँ जी, सही कहा आपने, भगवान ने हमारी सुन ली। अब राजू और उसके परिवार के दुख के दिन समाप्त होने वाले थे। राजू उस चमत्कारी सोने के सिक्के को बेचकर एक बहुत बड़ा घर बना लेता है। अब राजू के पास ठंड और बारिश से बचने के लिए एक अच्छा घर था। उन पैसों से ही वह गांव में एक छोटा सा कारोबार शुरू करता है।
जिससे गांव के गरीब लोगों को कुछ रोजगार भी मिल जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और वो कहते हैं ना कि समय बदलते देर नहीं लगती। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज हवाओं के साथ बिजली भी कड़कने लगती है और देखते ही देखते बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। राजू और उसका परिवार आज बहुत खुश था। वहीं दूसरी तरफ गांव में हाहाकार मचा हुआ था। चारों तरफ पानी ही पानी हो रहा था। सबके घर तेज बारिश में टूटकर बह गए थे। सेठ रतनलाल, जिसका घर गांव सबसे मजबूत और बड़ा था, वह भी इस बारिश में टूटकर बिखर गया था। हे भगवान, मेरी तो इतनी मजबूत हवेली थी पर वो भी टूट गई। भगवान, ये कैसा कहर है। तभी वहां पर एक दौड़ता हुआ आदमी आता है और बोलता है, जल्दी से सभी राजू के घर चलो। अब पूरे गांव में सिर्फ इसी का ही घर बचा है, बाकी सभी घर इस बारिश से ढह गए। अब जल्दी से सभी लोग राजू के घर चलो, वरना यहीं डूब के मारे जाओगे। फिर सभी लोग इकट्ठा होकर राजू के घर पहुंचते हैं। वे सब यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि गांव में सभी मजबूत से मजबूत घर इस बारिश में टूट चुके थे, लेकिन राजू का घर अभी तक इस तेज बारिश और बाढ़ में भी सीना ताने खड़ा था। राजू उन सभी लोगों को अपने घर में ठहरने देता है, लेकिन वो सब लोग आज बहुत शर्मिंदा थे क्योंकि उनमें से किसी ने भी राजू के बुरे वक्त में उसकी मदद नहीं करी थी। हमें माफ कर दो राजू भाई, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। हम में से किसी ने भी तुम्हारी बुरे वक्त में मदद नहीं की थी। हमें माफ कर दो राजू भाई, हमें माफ कर दो। इसी तरह सब लोग राजू से माफ़ी मांगते हैं। उन सभी लोगों ने राजू के साथ बहुत गलत किया था, लेकिन राजू फिर भी उन सभी लोगों को माफ़ कर देता है क्योंकि राजू का दिल उन लोगों जैसा नहीं था। वह बहुत दयावान और नेक दिल इंसान था।